हाँ, एंटीजन का विरोधी पदार्थ एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप हो गया था कि नहीं अभी? ओके, अच्छा ठीक ठीक ठीक। सब लोग सुबह सुबह पूजा करके बैठ जाएं। WBC में न्यूक्लियस होता है? नहीं नहीं, आपको नहीं। कल बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में। कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने सबसे पहले इस ब्लड ग्रुप को बताया था, ठीक है। और जो हमारी आरबीसी होती है, इस आरबीसी के झिल्ली पर जो आरबीसी कोशिका होती है, इसी आरबीसी कोशिका के झिल्ली पर एक विशेष प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन के बने पदार्थ होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। ठीक, कल बताया था इतना। और इसी एंटीजन पदार्थों की उपस्थिति के कारण ही किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। और इस एंटीजन का विरोधी पदार्थ क्या होता है? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कहां बनती है? हमारे WBC के द्वारा। एंटीजन कहां बन रहा है? आरबीसी पर, याद रखते रहिएगा। एंटीजन कहां बनती है? आरबीसी पर। और एंटीबॉडी कहां बनती है? WBC पर। और एंटीजन का विरोधी पदार्थ क्या होता है? एंटीबॉडी, ठीक है। बाद में 1940 में डी कैस्टिलो साइंटिस्ट डॉक्टर थे, तो डी कैस्टिलो ने एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड देखा जिसमें ए टाइप का भी एंटीजन था, बी टाइप का भी एंटीजन था, तो उसका नाम दे दिया गया क्या? एबी। तो एक तो एंटीजन ए टाइप का और बी टाइप्स का, ये पहले से डिसाइड था। तो डी कैस्टिलो ने क्या देखा कि कुछ ऐसे व्यक्तियों का भी उनको ब्लड मिला जिनमें दोनों टाइप्स के एंटीजन थे, ठीक है। तो एक तो एंटीजन ए वाला हो गया, एक एंटीजन बी वाला हो गया, और एक एंटीजन कौन सा हो गया? एबी वाला हो गया, ठीक है। बाद में डी कैस्टिलो और स्टर्लिंग, दोनों डॉक्टर, इन लोगों ने एक ऐसे ब्लड को देखा जिसके अंदर ये तीनों कोई एंटीजन नहीं, तो उसको क्या कर दिया? ओ एंटीजन, ठीक है। तो इसी एंटीजन पदार्थों के कारण क्या होता है? हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। और इसी एंटीजन पदार्थों के कारण हमारा जो ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, तो उसी ब्लड ग्रुप के आधार पर हम ये मानकर चलते हैं, सामान्यतः, सिर्फ पढ़ने के लिए है, प्रैक्टिकली नहीं है ये।
हम ये मान के चलते हैं कि सामान्यतः व्यक्ति के अंदर जो होता है वो 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप होता है, या तो ए होता है, या तो ए बी होता है, या तो बी होता है, या तो ओ होता है। यानी ये 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप है, ए टाइप, बी टाइप, ए बी टाइप और ओ टाइप। और ये जो आप देख रहे हो ओ टाइप है, ए बी है, बी है और ए है, ये क्या है? एंटीजन। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण होता है वह आरबीसी के कोशिका झिल्ली पर पाए जाने वाले एंटीजन पदार्थों के कारण होता है। ठीक, तो इसके आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के ब्लड हो गए? 4 प्रकार के। ठीक है ना? और इतने ही एंटीजन की आप परिकल्पना मत कीजिएगा। एंटीजन की अगर हम बात करें तो ये 340 टाइप्स के एंटीजन हैं। ठीक है, और प्योर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये लगभग 70 टाइप्स के। ठीक है ना? बट सामान्यतः कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप्स के। तो आइए देख लेते हैं जो ब्लड ग्रुप है। और लैंड स्टीनर साहब को तो इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था ब्लड ग्रुप के निर्धारण के लिए। ठीक, एक यहां पे हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप, एक साइड में लिखते हैं एंटीजन, और दूसरे साइड में हम लिखते हैं एंटीबॉडी। तो हमेशा जान जाइएगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी ये हमेशा क्या होते हैं? विरोधी पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो अभी मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप का जो निर्धारण है वो किसकी वजह से होता है? एंटीजन पदार्थों की उपस्थिति के कारण। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा? ए। एंटीबॉडी क्या होगी? बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीबॉडी क्या होगा? ए। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर एंटीजन ए बी होगा लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता। ठीक है, एंटीबॉडी कोई नहीं होता। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ब्लड ग्रुप ओ को मैंने क्या बताया? कोई एंटीजन नहीं होता। तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? दोनों। ठीक, तो अभी पीछे बताया मैंने, एंटीजन के आधार पर किसी भी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप का क्या होता है? निर्धारण होता है। तो जिसके अंदर जिस टाइप का एंटीजन होगा उस टाइप का उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है? एंटीजन तो ए होता है लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? बी होती है। बी वाले ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप में, क्योंकि एंटीजन के ही आधार पे तो होता है ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है लेकिन एंटीबॉडी जो होती है वो आपकी दोनों होती है। क्लियर? तो एंटीजन के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुप क्या होता है? निर्धारित होता है। क्लियर? अब देखिए प्रॉब्लम यहां पे कहां आती है। अब सिर्फ ए ब्लड ग्रुप की आप देखो, कोई भी एक ब्लड ग्रुप, ए या बी ले लो, कोई भी। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ठीक है ना? हमेशा विरोधी पदार्थ। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप को बी वाले व्यक्ति का ब्लड ए वाले को चढ़ा दिया जाए, तो बी वाले में तो एंटीबॉडी ए है ना, और जैसी बी का ब्लड ए को हम देंगे, अब देखिए ए के शरीर में एंटीजन भी ए हो जाएगा और एंटीबॉडी भी ए हो जाएगा, जबकि होना क्या चाहिए? विरोधी। ठीक है, तो अब उसके शरीर में एंटीजन भी ए हो गया, एंटीबॉडी भी ए हो गया, और जहां एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हुए नहीं कि आरबीसी आपस में चिपकना शुरू हो जाएगा।
आरबीसी जब आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगे तो आपके रुधिर का थक्का बनना शुरू हो जाएगा, और रुधिर का थक्का बना नहीं कि आपकी मृत्यु हुई नहीं। और डेथ क्यों हो जाती है? आरबीसी का जैसी थक्का बनना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन ही आपके शरीर से सडनली क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। और बगैर ऑक्सीजन के तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति भी या कोई भी जंतु भी, है ना। आप बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, अभी दीपावली की शुरुआत ही है, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि हम आपके बिना नहीं जी सकते। हाँ बिल्कुल गलत है, ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकते हैं, है ना। कोई किसी के बगैर जी सकता है लेकिन ऑक्सीजन के बगैर नहीं जी सकता, ठीक है। अब दूसरी चीज कि एबी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये सबका ले सकता है। क्यों ले सकता है? इसमें एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी क्या है, कोई नहीं है। अब चूंकि इसके अंदर दोनों एंटीजन है तो ये दोनों प्रकार के एंटीबॉडी को क्या कर सकता है, ले सकता है। इसलिए एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन इसके अंदर नहीं होगा, ठीक। अब ओ ब्लड ग्रुप क्या है, इसके अंदर कोई एंटीजन है नहीं, तो जब इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है तो किसी को भी ये ब्लड दे देगा, एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इस वजह से एबी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक ग्राही, यानी ये सबका ले सकता है। ओ ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, लाइफ में कभी भी ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है कि हम ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप सबका ले सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सिर्फ ये पढ़ने के लिए एक तरीके से होता है, क्योंकि सही ढंग से जो एंटीजेंस होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होते हैं, हाँ जी फर्स्ट टॉपिक है, सही ढंग से जो एंटीजेंस होते हैं इनकी संख्या ज्यादा है, और इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों का रेयर ब्लड ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो इसी एंटीजन और एंटीबॉडी की, एंटीजन की उपस्थिति के कारण ब्लड ग्रुप, अभी अभी जो लोग जुड़े हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एक ब्लड ग्रुप अगर है तो उनके अंदर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। बी ब्लड ग्रुप है तो उनके अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है। एबी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होता है, एंटीबॉडी कोई नहीं होता। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी दोनों, ठीक है। अशोक कुमार जी, क्या आपका नाम अशोक है तो क्या रियली आप अशोक जैसा वर्क करते हैं? नहीं ना। बहुत सारी चीजें रियल लाइफ में होती हैं, है ना, तो हम कॉन्सेप्ट के अनुसार चलते हैं। अभी पॉजिटिव निगेटिव भी आएगा, टेस्ट करते हैं तब आइडेंटिफाई करते हैं, एंटीजन टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा क्या होना चाहिए, हाँ भाई इंद्रजीत कुमार जी थोड़ा सा धीरज रखिए ना, आप लोग तो तुरंत बिल्कुल मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। पहले मुझे टॉपिक खत्म होने दीजिए, आपके सारे मैसेज का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन की उपस्थिति के कारण ही हमारा ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है। अब देखिए जैसे मैंने बताया, ए को ब्लड, बी का ब्लड नहीं दे सकते क्योंकि बी में क्या है, एंटीबॉडी ए है, ठीक है। अगर हमने इसको ए का ब्लड, ए के अंदर इसको ब्लड दिया तो बी का एंटीबॉडी भी चला गया, ए का खुद ही एंटीजन है, और एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों क्या हो गए, बिल्कुल सेम हो गए, समान हो गए। और जब समान हो जाते हैं तो ये आपस में क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, और चिपकने लगते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाती है, क्लियर। तो इसके आधार पर 4 टाइप्स के हमारे ब्लड ग्रुप सामान्यतः निर्धारित होते हैं।
अब थोड़ा सा एक चीज हम दाता और ग्राही का भी देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, सामान्य जानकारी है आपके ब्लड ग्रुप के बारे में, और आपके सिलेबस में सामान्य जानकारी ही है ना, इसलिए नाम रखा गया है सामान्य विज्ञान। बहुत डीपली जानकारी आपको इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप पॉलिटी भी पढ़ते होंगे तो बचपन से सिखाया जाता है संविधान के निर्माता कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या रियल में वही है? आगे चल के चीजें बदल जाती हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो चीज यहाँ पे सिंपलेस्ट, यानी कि जो ब्लड ग्रुप का पहले निर्धारण हुआ वो कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के, ठीक है। बट सामान्यतः जैसे अभी यहाँ पे हमने लिख दे, मान लीजिए लिखा हमने दाता और यहाँ पे लिखा ग्राही, ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर, और दोनों साइड में हम लिखते हैं ए बी और ओ, ए बी और ओ, ठीक है। तो ए का ब्लड ग्रुप ए को तो दिया ही जा सकता है, उसके साथ साथ ए बी को भी दिया जा सकता है, ठीक। ए का जो ब्लड है वो ए को दे सकता है और किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, ठीक। बी वाला जो है ये बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक। ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ये सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है, क्लियर। ए बी वाला किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी को दे सकता है। लेकिन ओ जो ब्लड ग्रुप है, ये ओ ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को दे सकता है। अब इस वजह से जो ये ओ ब्लड ग्रुप है, इस ओ ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल को हम बोलते हैं सार्वत्रिक, ठीक है। यूनिवर्सल दाता, और ए ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्राही, यानी सार्वत्रिक, सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही, ठीक है। तो इस 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप के कारण हमारा क्या होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, ठीक। ए ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है और ओ सबको दे सकता है, ठीक है। ये भी पढ़ने के लिए अगर किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो डॉक्टर, जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए, तो डॉक्टर देखिए हमेशा ए ही ब्लड ग्रुप मंगाता है। क्या कभी मंगाता है कि नहीं ओ लाओ और चढ़ा देते हैं? हम नहीं मंगाता, क्योंकि उसको खतरा रहता है कि हो सकता है कि कुछ और एंटीजन ना हो शरीर में, जैसा कि कुछ केस में मिल जाता है। इसीलिए डॉक्टर सदैव क्या करते हैं? सेम ब्लड ग्रुप को चढ़ाते हैं, ठीक है। और वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली है वर्ल्ड लेवल पे ब्लड है वो है ओ ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है, और उसमें भी पॉजिटिव निगेटिव अभी आएगा। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वर्ल्ड लेवल पे ब्लड ग्रुप वो है आपके ओ पॉजिटिव, और सबसे कम मात्रा में जो पाई जाती है ओ निगेटिव, ठीक है। और अभी ये रिसर्च से पता चला है कि जो कोरोना वायरस अटैक कर रहा है सबसे कम अटैक करता है ओ पॉजिटिव वालों के ऊपर, सबसे कम अटैक, और सबसे ज्यादा अटैक करता है बी पॉजिटिव, है ना। जो कहते हैं बी पॉजिटिव, तो जो बी पॉजिटिव होता है वही कोरोना से क्या हो जा रहा है? वो पॉजिटिव को खींच ले रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा ये 4 प्रकार का जो ब्लड ग्रुप निर्धारित था, हाँ, तो ओ पॉजिटिव है तो जल्दी आप संक्रमित नहीं होंगे, संक्रमिता जी परेशान मत होइए। हाँ, कोरोना को लेके आप आराम से हाथ में लेके टहलिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, जल्दी अटैक नहीं करेगा आपको, है ना। लड़िएगा मत, छोटी चीज बड़ी खतरनाक होती है,
है ना। लाइफ में हर एक छोटी चीज बहुत खतरनाक होती है। तो ये दाता और ग्राही हो गया, ठीक है। अब जो ब्लड ग्रुप का हम लोगों ने यहां पर पढ़ा 4 टाइप्स का, ये 1950 तक तो ऐसे ही चलता रहा। बाद में 1952 में वाई.एम. विंडे 1952 में वाई.एम. विंडे ने मुंबई में एक व्यक्ति का ब्लड वो टेस्ट कर रहे थे। तो व्यक्ति के ब्लड टेस्ट करने के दौरान उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति के अंदर न ए टाइप्स का एंटीजन है, न बी टाइप का है, न ए बी टाइप का है और न ही ओ टाइप का है। तब उन्होंने उस व्यक्ति के ब्लड को एक नया नाम दिया जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यानी 1952 में एक नया ब्लड ग्रुप आया जिसका नाम है BBG, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और जब बॉम्बे ब्लड ग्रुप आया तो अब ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। अभी तक तो 4 ही टाइप्स के था, A, B, AB और O। अब एक 5वां आ गया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से एंटीजन से ठीक है। O पॉजिटिव है तो बेटर है, O पॉजिटिव है तो आपको जो कोरोना का संक्रमण है थोड़ा सा अन्य लोगों की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि O पॉजिटिव में एंटीबॉडी बनने की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो तेज होती हैं। तो आपका बॉडी कोरोना के प्रति थोड़ा सा अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। यानी कोरोना से संक्रमित होने की संभावना दूसरे लोगों की तुलना में आपके अंदर कम है। ये भी नए रिसर्च से पता चला है, अभी 1 हफ्ते पहले की रिसर्च है। खैर फिलहाल आइए, तो अब जो ये नया ब्लड ग्रुप आ गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। अरे हो गया तो छोड़ेगा क्यों नहीं भाई, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, कोरोना खत्म हो जाएगा। इतना डरने की थोड़ी जरूरत है। कोरोना ठीक है, खुद से प्रोटेक्शन लो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करो। अभी यंग हो, युवा हो और इस छोटी सी चीज से के प्रति आप पूरी तरीके से हो जा रहे, ठीक है। कोरोना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है जो प्रोटेक्शन है और दूसरा अपनी इम्यूनिटी है, ठीक है। मास्क लगाना बेटर है, लेकिन मास्क से आप कोरोना से नहीं बच सकते हो, ये 100%। साइज कोरोना की इतनी छोटी है, मास्क से आपका हवा निकल जा रहा है तो क्या कोरोना अंदर नहीं जा सकता है? आराम से जा सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है, आप मास्क लगाओ ठीक है, आप डस्ट से बच जाओगे, कुछ बैक्टीरिया से बच जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कोरोना है तो N95 भी, अभी आप न्यूज में पढ़े होंगे कि N95 भी कोरोना से बचाव नहीं कर सकता, पढ़ा होगा आप लोगों ने न्यूज में, ठीक है। हाँ, बट मास्क लगाना इसलिए जरूरी है कि जो ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जो कोई खांसता है उसके अंदर जो कोरोना वायरस है, तो कुछ देर हवा में रहते हैं, ये ड्रॉपलेट्स आपके सरफेस पे चिपक सकते हैं, ठीक है। बाकी अंदर तो चला ही जाएगा, अब फिर दूसरी चीजें होना है तो हो ही जाएगा, आप लाख प्रोटेक्शन करो। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो AB और O, ठीक है। अब जब ये नया ब्लड ग्रुप आ गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यानी इसके अंदर ना A टाइप्स का एंटीजन, ना B टाइप्स का एंटीजन, ना AB टाइप्स का, ठीक है। अब क्या हुआ कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाई.एम. विंडे के लाने के बाद, खोजने के बाद, अब इस ब्लड ग्रुप का एक नया कॉन्सेप्ट ने जन्म ले लिया। यानी आधुनिक संकल्पना के अनुसार क्या हो गया कि ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ये कोई एंटीजन नहीं होता, ना ए होता है, ना AB होता है, ना B होता है, ना O होता है। हर व्यक्ति के अंदर, जिसने HH क्वेश्चन पूछा था वो ध्यान से सुनेंगे, हर व्यक्ति के अंदर एक ही एंटीजन होता है और उस एंटीजन का नाम है H एंटीजन, ठीक। हर व्यक्ति के अंदर यदि ये H एंटीजन, ठीक है, ऊपर से बना दे रहा हूं तो नहीं आ पाएगा वो। हर व्यक्ति के अंदर कौन सा एंटीजन होता है? H एंटीजन। यदि ये H एंटीजन
ए एंटीजन में यदि ये एच एंटीजन कन्वर्ट हो जाता है, बदलता है ए एंटीजन में, तब उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? ए। सब में एच एंटीजन होता है। यदि ये एच एंटीजन ए एंटीजन में बदल गया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए। और यही एच एंटीजन अगर बी एंटीजन में बदल गया तब उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? बी। यदि ये एच एंटीजन ए बी में बदल गया तब उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए बी। और इस एंटीजन में कोई बदलाव नहीं हुआ, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि ये H का H ही रह गया, तब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या तो H होगा या तो O होगा। ठीक है, न्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ये H एंटीजन भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर H एंटीजन भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तब ऐसे ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। जीन म्यूटेशन के कारण बदलता है इंद्रजीत जी, ये जीन म्यूटेशन के कारण बदलता है। जीन के कारण कोई भी बदलाव जो होता है जीन के कारण होता है। एच ब्लड ग्रुप या ओ ब्लड ग्रुप बताया था ना, या तो हम उसको एच कह सकते हैं या तो हम उसको ओ कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, दोबारा हो सकता है। एंटीजन एक प्रकार के प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जो आपके ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। हो गया? यानी कि हर व्यक्ति में एच एंटीजन होता है। मैंने पीडीएफ तो नेहा जी भेज दिया था, और अभी ब्लड का और ब्लड सर्कुलेशन का कल मैंने पीडीएफ भेजा है। ब्लड वाला पीडीएफ अभी मैंने संदीप जी कल भेजा है, बाकी साइटोलॉजी का तो मैंने भेज दिया था। अब आप थोड़ा सा संपर्क कर लीजिए अपने ब्रांच से। नहीं, जो ये विद्या जी, जो ये एच एंटीजन जो होता है वो जीन म्यूटेशन के कारण होता है, और इसके जो जीन होते हैं ना, ये आपका जो डीएनए होता है ना, ये डीएनए के 19वें गुणसूत्र पे होता है, जिसके नाते ये नॉन फंक्शनल एच ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम बनाता है, और जिसके फलस्वरूप जो आरबीसी है उसमें एच एंटीजन एब्सेंट हो जाता है। ठीक है,
और व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो बीबीजी हो जाता है। आ जाएगा। बॉम्बे में ये मिला था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आ जाएगा पीडीएफ, आप मैनेजमेंट से बात करके मैंने भेज दिया है, ठीक है, मिल जाएगा आपको, या आप अपने इंस्टीट्यूट से बात कर लीजिए। भाई मेरा काम है तो सिस्टम को जनरेट करना, मैंने भेज दिया। अब वो कितने लोगों को कैसे भेजते हैं, हमसे नोट्स मांगे थे, वो हैंड रिटन मेरी नोट्स है, मैंने आपको दे दिया। हाँ एक बार मैं और समझा दे रहा हूं, हर व्यक्ति के अंदर एच एंटीजन होता है। अगर ये एच एंटीजन, ठीक है ना, हाँ तो श्रुति सोमा जी फिर से सुनिएगा, हर व्यक्ति के अंदर एच एंटीजन होता है, ठीक है। यदि ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, यदि ये एच एंटीजन ए एंटीजन में बदलता है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, बी में बदलता है तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी हो जाता है, एबी में बदलता है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। अगर कोई बदलाव नहीं हुआ, एच का एच ही रह गया, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप या तो एच होगा या तो ओ होगा, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर नहीं, कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर एच एंटीजन भी नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वो अब कहलाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। और ये जो एच एंटीजन है, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है आपका, ये एच एंटीजन इसलिए अनुपस्थित हो जाता है क्योंकि गुणसूत्रों के जो 19वें पेयर होता है ना, इस 19वें पेयर में एक विशेष प्रकार का एंजाइम्स बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये जो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, यही जैसी ये एंजाइम्स बनता है, एच एंटीजन को ही भी क्या कर देता है, अनुपस्थित कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का रुधिर वर्ग कैसा जाता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इतना तो था। अब इसके बाद थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो गई। मैंने बताया सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सेम ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है। लेकिन अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई इसमें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, इसको ब्लड की जरूरत हुई, ठीक है, तो दूसरे किसी ए वाले व्यक्ति का ब्लड इसको दिया गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समान ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप दिया जाता है। तो एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए था, उसको ए वाला ही ब्लड दिया गया, और जैसे ही ब्लड दिया गया 5 मिनट के अंदर ये मर गया। तो अभी तक तो चल रहा था कॉन्सेप्ट कि ए वाले ब्लड को देते हैं, समान ब्लड ग्रुप का हम दे सकते हैं ब्लड, लेकिन अब समान दिया गया तो भी मर गए। तो फिर डिटेक्ट करना शुरू किया गया, फिर ब्लड की टेस्टिंग शुरू हुई, फिर ब्लड की जांच हुई। तब उस समय जब ब्लड की जांच हुई तो पता चला कि जो आरबीसी की झिल्ली है, ठीक है, तो अभी तक तो आरबीसी के झिल्ली पर जो कोशिका झिल्ली, इस आरबीसी के झिल्ली पर जो एंटीजन पदार्थ पाए जाते थे वो किसके बने होते थे, ग्लाइको प्रोटीन के बने होते थे। तो ए वाले ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन था वो किस टाइप का था, ए टाइप का था। बाद में जब उसकी ब्लड टेस्टिंग देखी गई तो वो देखा गया कि उसी में ए एंटीजन के अलावा भी एक अन्य प्रकार का भी एंटीजन पाया जाता है, जो किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। तो वो जो एंटीजन अलग से पाई जा रही है, तो उस एंटीजन के पाए जाने के कारण उसको बोल दिया गया पॉजिटिव, और कुछ ए ब्लड ग्रुप वाले ऐसे मिले जिनके अंदर वो एंटीजन नहीं मिला, तो उनको बोल दिया गया क्या, निगेटिव, ठीक।
बाद में ये पता चला कि ये जो अलग से ए के अलावा, और ये सब में होता है, बी में भी होता है, ए बी में भी होता है, ओ में भी होता है, यानी उनके ब्लड ग्रुप के एंटीजन के अलावा जो अलग से ये मिल रहा है एंटीजन, ये एंटीजन रीसस नामक बंदर में भी ये पाया जाता है। और उस बंदर का नाम था, मैकोका प्रजाति का बंदर था, वो मैकोका प्रजाति का बंदर था जिसका नाम था रीसस। ठीक है, हाँ समझा रहा हूं फिर से। जो आरबीसी की झिल्ली है, अगर फिर से समझ लीजिए आप, तो आरबीसी के झिल्ली पर मैंने बताया कि 4 टाइप्स के एंटीजन। ठीक है, अब जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर बी टाइप का एंटीजन, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर ए टाइप्स का एंटीजन। तो इन एंटीजन के अलावा भी जब हम लोग टेस्टिंग इसकी कैसे हुई, जब किसी भी व्यक्ति के समान ब्लड ग्रुप, जब समान ब्लड को हम लोगों ने चढ़ाया, यानी ए का भी, ए वाले व्यक्ति को जब हमने ए का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो देखा गया कि वो व्यक्ति मर गया। तो मरने के बाद फिर उसके ब्लड की टेस्टिंग हुई, तो जब टेस्टिंग हुई तो पता चला कि ये जो ए ब्लड ग्रुप है, इस ए ब्लड ग्रुप में जो ए एंटीजन है, इस ए एंटीजन के अलावा भी इसके आरबीसी के झिल्ली पर एक अन्य प्रकार का भी एंटीजन पाया जाता है। और वो जो अन्य प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, तो जिसके अंदर ये होता है उसको हम पॉजिटिव बोल दिए, और जिसके अंदर नहीं होता उसको हम निगेटिव बोल दिए। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने ये बताया था पॉजिटिव और निगेटिव। फिर बाद में पता चला कि ये जो पॉजिटिव और निगेटिव जो एक प्रकार का एंटीजन है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, ये मैकोका प्रजाति के रीसस नामक बंदर में भी पाया जाता है। और हम लोग बंदरों की तो औलाद है? यानी रीसस नामक बंदर में भी वो क्या है, पाई जाती है। तो रीसस नामक बंदर में पाए जाने के कारण हम लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, RH फैक्टर। क्या नाम रख दिया, RH फैक्टर। क्लियर? तो अब ये RH फैक्टर जो एक अन्य प्रकार के एंटीजन्स होते हैं ए बी, ए बी और ओ के अलावा, उस एंटीजन जो ग्लाइकोप्रोटीन के ही बने होते हैं, जिनके अंदर ये होता है उनको हम बोल देते हैं RH पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं होता उनको हम बोल देते हैं RH निगेटिव। तो इनका जो RH नाम रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया है, रीसस नामक बंदर में पाए जाने के कारण। ठीक, अब ये जो आपका RH फैक्टर है जिनके अंदर ये होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का RH फैक्टर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर RH एंटीजन है, कह सकते हैं कि नहीं। और जिसका RH निगेटिव है उसको हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर वो एंटीजन नहीं है, क्योंकि RH भी क्या है, प्रकार का एंटीजन है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये होता है उसको RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं होता उसको हम बोल देते हैं RH निगेटिव। तो अब ये जो RH नाम, क्योंकि जो हमारे अंदर RH फैक्टर है वही रीसस नामक बंदर के भी अंदर पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम RH फैक्टर कह दिया गया। अब दुनिया की जो 85% पॉपुलेशन है, ठीक है, RH एंटीजन, प्रमोद जी, जो ये एंटीजन अलग से आरबीसी के झिल्ली पर मिला उसको हम क्या बोलते हैं, RH एंटीजन। ठीक है, निगेटिव का क्या, जब है ही नहीं है तो वर्क कहां से करेगा, जब उसके अंदर है ही नहीं है तभी तो हम बोल दिए निगेटिव। ठीक है, जब है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो अब जो आपका ये RH एंटीजन है, जिनके अंदर ये RH एंटीजन होता है उसको हम बोल देते हैं RH पॉजिटिव,
और जिनके अंदर ये RH एंटीजन नहीं होता उनको हम बोल देते हैं RH निगेटिव। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्लड का कोई भी पार्ट हो प्लाज्मा के अलावा सेम टाइप का चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब जो आपका RH पॉजिटिव है और RH निगेटिव है, कभी भी RH पॉजिटिव का ब्लड, अब यहीं से पढ़िएगा समझिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है, कभी भी RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को नहीं दिया जाता। ठीक, RH पॉजिटिव का ब्लड कभी भी RH निगेटिव वाले को नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, तो आप सिर्फ B पॉजिटिव को ही दे सकते हैं, जबकि B निगेटिव को आप ब्लड नहीं दे सकते। ठीक है, कभी भी RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और न देने के पीछे जो रीजन वो ये है कि आप इस ब्लड ग्रुप कोई भी हो, इससे मतलब नहीं, इस निगेटिव को आप देखिए, इसके अंदर वो एंटीजन नहीं है, लेकिन इस RH पॉजिटिव के कारण अगर वो एंटीजन इसके अंदर गया तो तुरंत इसका WBC इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, और वो एंटीबॉडी क्या कर देगा, ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देगा। तो कभी भी पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड निगेटिव वाले व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन निगेटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो एंटीजन है ही नहीं। तो एंटीजन है ही नहीं है, तो अब पॉजिटिव वाले व्यक्ति के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया होगी ही। ठीक, तो कभी भी RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को नहीं दिया जा सकता, लेकिन RH निगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव को O पॉजिटिव, केवल O पॉजिटिव से ले सकता है। ठीक है, O निगेटिव से भी ले सकता है, क्योंकि निगेटिव में इसीलिए O ब्लड ग्रुप रेयर भी होता है। ठीक है, देखिए हाँ बिल्कुल, बी निगेटिव बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन बी पॉजिटिव बी निगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब जयशंकर जी एंटीजन तो कुल 342 प्रकार के हैं, तो एक एक एंटीजन को हम यहां डिफाइन करेंगे कोई मतलब नहीं है। नहीं, कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। फिर से क्या समझाना है, RH फैक्टर? ओके, हाँ बिल्कुल देखा जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। RH पॉजिटिव और RH निगेटिव एज ए एंटीजन, इसको ब्लड ग्रुप के साथ हम देखते हैं। ब्लड में एंटीबॉडी WBC बनाती है,
ब्लड डोनेट करते वक्त हम पूरा ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड और प्लाज्मा सभी चढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लेटलेट्स की आवश्यकता होती है तो हम अलग से प्लेटलेट्स भी चढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी प्लाज्मा को तो आर्टिफिशियली तौर पे बना के रखा जाता है। नहीं, ओ पॉजिटिव और निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता। मैंने बोला ना अभी, कभी भी पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव को नहीं दिया जा सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। अब एक और चीज कि फादर, मदर और चाइल्ड, ध्यान देना यहां पे, फादर, मदर और चाइल्ड, माता पिता में से अगर कोई भी एक पॉजिटिव हो, कोई भी, ठीक है, जैसे फादर पॉजिटिव हो, मदर निगेटिव हो, ठीक है, या फादर निगेटिव हो, मदर पॉजिटिव हो, या फिर दोनों पॉजिटिव, ठीक है। माता पिता में से अगर किसी का भी RH फैक्टर पॉजिटिव है तो उनके बच्चे सदैव पॉजिटिव होंगे, ठीक। एक ही कंडीशन में ये क्या होंगे, निगेटिव। फादर, मदर एंड चाइल्ड, बच्चे, माता पिता में से अगर कोई भी एक पॉजिटिव होगा तो उनके बच्चे सदैव क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों निगेटिव हैं तभी बच्चा निगेटिव होगा, और ये 98% केस में ऐसा ही होता है, कुछ कुछ मामलों में अपवाद हो जाता है। तो RH फैक्टर का दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपका। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कभी भी RH पॉजिटिव का ब्लड RH निगेटिव को नहीं दिया जा सकता है, बट RH निगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, ठीक है। दूसरा, माता पिता में से अगर कोई भी एक पॉजिटिव है तो उनके बच्चों का ब्लड सदैव पॉजिटिव होगा। RH फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर माता पिता में से कोई एक पॉजिटिव होगा तो बच्चा सदैव पॉजिटिव होगा। यही एक कंडीशन है जिसके कारण बच्चा निगेटिव हो सकता है। इसी वजह से पूरी दुनिया की 85% जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव होती है और 15% जो पॉपुलेशन है वो RH निगेटिव। पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें, यानी 85% पॉपुलेशन क्या है, RH पॉजिटिव, और 15% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो है RH निगेटिव, ठीक है। तो अब इस RH फैक्टर में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आप लोग जान लीजिए ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाला वैवाहिक जीवन आपका सुखमय हो। अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, देखिए, अगर फादर और मदर अगर पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH निगेटिव, ध्यान से सुनिएगा, यदि पिता RH पॉजिटिव हो और माता RH निगेटिव हो, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप कोई भी हो, चाहे A हो, B हो, AB हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, यहाँ पे RH फैक्टर से मतलब है। अगर पिता RH फैक्टर पॉजिटिव हो और माता RH फैक्टर निगेटिव हो तो इनके द्वारा जो पहली संतान होगी, जो पहले बच्चे होंगे, इनका फर्स्ट बच्चा, पहला बच्चा तो इनका जीवित होगा, ठीक। पहला बच्चा इनका, सर फादर पॉजिटिव और मदर निगेटिव है तो चाइल्ड, 1 मिनट, फादर पॉजिटिव और मदर निगेटिव है तो चाइल्ड के लिए क्रिटिकल कंडीशन होती है? नहीं, कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती।
ब्लड ग्रुप है, क्रिटिकल कंडीशन क्या होगी? क्रिटिकल कंडीशन के तौर पे हम इतना देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप जल्दी मिलता नहीं है, बहुत कम लोगों के अंदर मिलता है। तो अगर फादर पॉजिटिव हो और मदर निगेटिव हो, ठीक है, तो फादर पॉजिटिव होने से, मदर के निगेटिव होने से इनका पहला बच्चा तो क्या होगा? जीवित होगा। और पहले बच्चे के बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, यानी इसके बाद सभी बच्चों की मृत्यु मां के गर्भ में ही हो जाएगी। ठीक, यानी इनका केवल पहला ही बच्चा क्या होगा? जीवित होगा। पहले बच्चे के बाद जितने भी बच्चे होंगे, सभी बच्चे की मृत्यु जो होती है वह मां के गर्भ में ही हो जाती है। ये लगभग 3 महीने या 4 महीने के, 3 महीने के आसपास ही, 3 महीने के पहले बच्चे की मृत्यु जाएगी। यानी इस कंडीशन में सिर्फ इनका एक ही बच्चा जीवित होगा। एक बच्चे के बाद सभी बच्चों की मृत्यु मां के गर्भ में हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, एक्चुअली इसमें होता क्या है कि भ्रूण में रक्त का अपघटन यानी हीमोलिसिस होने लगता है, ब्लड टूटने लगते हैं, और ब्लड टूटने के कारण बच्चे की मां के गर्भ में ही मृत्यु जाती है। उसके पीछे देखिए रीजन क्या है। फादर का मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, फादर यहां पे RH पॉजिटिव है, मदर RH निगेटिव है। ठीक है, कोई भी ब्लड ग्रुप है, उससे हमसे नहीं मतलब है। अब देखो, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? निगेटिव है। अब मदर के अंदर डायरेक्ट फादर का ब्लड तो नहीं जा रहा है, फादर का स्पर्म जा रहा है, और स्पर्म भी ब्लड ही से तो बनता है। तो अब जो फादर की वजह से मदर के अंदर जो ये RH एंटीजन पहुंच रहा है, तो पहली प्रेगनेंसी के समय तक, फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय तक इतनी अधिक मात्रा में ये एंटीजन नहीं पहुंच पाता। भाई एक ही शुक्राणु की तो जरूरत होती है। तो पहली प्रेगनेंसी में मदर की बॉडी में इस RH पॉजिटिव के कारण उतनी मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बन पाती जो बच्चे को नुकसान पहुंचाए, यानी रक्त का अपघटन कर दें, ब्लड का होमोलिसिस कर दें। लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है, तो दूसरी प्रेगनेंसी के समय पर्याप्त मात्रा में एंटीजन पहुंच चुका होता है, क्योंकि ये तो पहले से ही पहुंचा है। ठीक है, तो दूसरी प्रेगनेंसी में एंटीजन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाने के कारण अब जो ये फीमेल बॉडी जो नेचुरली इसके अंदर RH निगेटिव है, यानी एंटीजन है ही नहीं है, अब वो एंटीजन के खिलाफ जो पुरुष से पहुंचता है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, और इस एंटीबॉडी के कारण भ्रूण का होमोलिसिस हो जाता है। ठीक है, यानी रक्त का अपघटन होना शुरू हो जाता है, और वह मांस अवस्था में आने के पहले ही क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, क्लॉट कर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक है, ये एक रोग है, और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, पिता पॉजिटिव हो और माता निगेटिव। ठीक है, और किसी कंडीशन में नहीं होता। अगर माता पॉजिटिव हो जाए, पिता निगेटिव हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस की। ठीक है, तो अब आप लोग
हाँ बिल्कुल, अभी ब्लड ग्रुप आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में आपका होता है ब्लड ग्रुप। अभी ब्लड ग्रुप का आने तो दीजिए, किसका कैसा कैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोग जो अभी अनमैरिड हैं, है ना, तो अनमैरिड जो है वो शादी करेंगे तो थोड़ा संभाल के, है ना। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आप ब्लड पहले चेक करवा लीजिएगा, है ना, कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ध्यान से थोड़ा सा, क्लियर। अब इसमें घबराने की बात नहीं है, हाँ सलूशन है, सलूशन है इसका। अब इस स्थिति से बचने के लिए क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस से बचने के लिए क्या होता है कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो पहली प्रेगनेंसी के समय क्या होता है, डॉक्टर को तो पता चल गया कि ब्लड की कंडीशन क्या है, चाहे सालों बाद बच्चा पैदा करे, चाहे 3 साल बाद करिए, चाहे 4 साल बाद करिए, अगर ये कंडीशन है तो एरिथ्रोब्लास्टिक फिटालिस होगी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पहला बच्चा हुआ और आप उसको पैदा नहीं करना चाहते हैं, एबॉर्ट करवा दिए, ठीक है, तो अब जो दूसरा बच्चा होगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये पहले ही केस में केवल अगर होता है ऐसा, ठीक है। सिर्फ यही कंडीशन है RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, यानी फादर RH पॉजिटिव और मदर RH निगेटिव, ठीक है। अगर फादर निगेटिव हो, मदर पॉजिटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इस स्थिति से बचने के लिए क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाते हैं, यानी कि महिला के प्रथम गर्भ के दौरान ही एक इम्यूनोग्लोब्युलिन, इसको बोलते हैं IgG, ठीक है। प्रथम प्रेगनेंसी के दौरान ही महिला को IgG नामक इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये इंजेक्शन होता है एंटी बॉडी का इंजेक्शन होता है। जब ये इंजेक्शन हम लगा देते हैं, प्रीतम जी मैंने बोला ना कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, फादर पॉजिटिव और मदर निगेटिव। इसके अलावा जितनी भी और कंडीशन है उस कंडीशन में ये नहीं होता, सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है। दोनों निगेटिव होंगे तो भी नहीं होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी नहीं होगा, मदर पॉजिटिव होंगी फादर निगेटिव होंगे तो भी नहीं होगा, सिर्फ एक कंडीशन है, फादर पॉजिटिव और मदर, सिंपल। तो अब जब ये कंडीशन हो गई तो पहली प्रेगनेंसी में तो बच्चा जीवित है, लेकिन डॉक्टर देख लेता है कि कंडीशन ये है, डॉक्टर देख ली, गायनोलॉजिस्ट की मदर निगेटिव है, तुरंत समझ जाती है, तुरंत फिर फादर का ब्लड टेस्टिंग करवाती है। अगर ऐसा है तो उस गर्भवती महिला को पहली प्रेगनेंसी के दौरान ही, अभी बच्चा हुआ भी नहीं है, उसी समय इम्यूनोग्लोबुलिन का उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, प्रेगनेंसी के 5th मंथ में 3 इंजेक्शन लगते हैं इसके, गर्भधारण के 5वें महीने में, फिर उसके बाद 8वें महीने में, और फिर उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद 72 घंटे के अंदर, यानी बच्चा भी पैदा हो गया, फिर उसके 72 घंटे के अंदर तीसरा इंजेक्शन लगाया जाता है इसी का। यानी इसके कितने इंजेक्शन लगते हैं? 3। कब? प्रेगनेंसी के 5वें महीने में, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में, और जन्म के बाद 72 घंटे के अंदर। तो अब ये जो 3 इंजेक्शन लगता है, इस 3 इंजेक्शन के कारण अब अगर वो महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है तो पुरुष के RH एंटीजन का प्रभाव महिला के RH पर या महिला के भ्रूण पर या उससे होने वाले बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनका दूसरा बच्चा क्या होगा? सकुशल पैदा होगा। फिर अगर वो चाहते हैं तीसरा बच्चा पैदा करना,
तो दूसरे बच्चे के दौरान ही ये इम्यूनोग्लोबुलिन का फिर इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, तब उनकी आगे की नेक्स्ट प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी, फिर सुरक्षित हो जाएगी, है ना। बहुत महंगी इंजेक्शन नहीं मिलता है, सस्ती मिलती है, इसलिए आप मत घबराइएगा कि ऐसा कभी होगा, है ना। बड़ी आसान सी चीज है। और इसका जो अब तो इस इंजेक्शन को आपके जो जन औषधि केंद्र है उस पर भी आ गया है ना, 236 रुपए के आसपास मिलती है सस्ते में। तो आप मत घबराइएगा कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये है ना। तो ये है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और इम्यूनोग्लोबुलिन का आपका इंजेक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा। प्लेटलेट्स के बाद फिर हम लोगों ने देखा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के बाद फिर आरएच फैक्टर, ठीक है। और आरएच फैक्टर के बाद आरएच फैक्टर से ये चीज, ठीक है। नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, इफेक्ट नहीं होगा मदर पे, एक्सटर्नल कोई इफेक्ट नहीं होगा। बस इफेक्ट इसका ये होगा कि पुरुष की वजह मतलब पिता की वजह से जो मदर के अंदर एंटीबॉडी बनेगी, अब वो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। हाँ, ये एंटीबॉडी का खुद ही इंजेक्शन होता है, ये एंटीबॉडी बनता नहीं है। जो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी बनने वाली होती है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जब ये कंडीशन होती है सोनम जी, देखिए मैंने क्या बताया कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, फादर पॉजिटिव और मदर निगेटिव, इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो ये लागू नहीं होता है ना। तब इसमें कोई बात ही नहीं है कि फादर दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों निगेटिव हो जाए, ओनली फॉर वन कंडीशन, फादर पॉजिटिव और मदर निगेटिव। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन हो जाती है। इसमें क्या होता है, पहला बच्चा जीवित होगा, उसके बाद सारे बच्चों की मां के गर्भ में मृत्यु जाएगी। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि उस गर्भवती महिला को पहली प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन है वो एक एंटीबॉडी इंजेक्शन होता है, जो प्रेगनेंसी के 5वें महीने में, 8वें महीने में और बच्चे के जन्म होने के बाद 72 घंटे के अंदर, ठीक है, 72 घंटे के अंदर ही ये इंजेक्शन लगाया जाता है। कुछ नहीं होगा। सर मेन सेल समझ में नहीं आ रहा। मेन सेल्स केस में सेकेंड चाइल्ड हुआ और बाय बर्थ जॉइंडिक्स आया था। सबकी देखिए कंडीशन अलग अलग होती है। अब आप यहाँ बता रही हैं जॉइंडिक्स हुआ था, तो जब तक रिपोर्ट नहीं देखा जाएगा, कंडीशन नहीं होगा, तब तक वो वेरीफाई नहीं हो सकता है ना। हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहां पे और भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। यदि मदर को कोई बीमारी हो जाए और इंजेक्शन लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग इंजेक्शन होगा। जुबेर खान जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर अगर पहला बच्चा होने के बाद पता चले कि ब्लड ग्रुप, नहीं हो सकता, पहली प्रेगनेंसी के दौरान ही होता है, प्रेगनेंसी के टाइम ही लगता है इंजेक्शन। मैंने बताया था ना कि पहला बच्चा भी अगर किसी वजह से डेथ हो गई तो भी सेकंड बच्चे की डेथ हो जाएगी मां के भ्रूण में। नेहा जी दोनों निगेटिव है, तो मैंने बताया था ना कि सिर्फ एक ही कंडीशन है, पिता पॉजिटिव और मदर निगेटिव, इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो एच एंटीजन होता है ना, वो गुणसूत्रों के जो हमारा डीएनए होता है वो 19वें जोड़ी पे ये होता है, और इसी में बदलाव के कारण हमारा एच एंटीजन होता है।
दोनों निगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बोला कि 3 मंथ के अंदर ही, मां के गर्भ में 3 मंथ के अंदर ही डेड हो जाएगा। अरे सोनम जी, पहली प्रेगनेंसी में तो बच्चा जीवित है ना। जब पहली प्रेगनेंसी होगी तो पहली प्रेगनेंसी में ही पता चल जाता है कि ये आरएच फैक्टर की कंडीशन है, तो पहला बच्चा तो सकुशल ही पैदा होगा, तो उसी दौरान हम इंजेक्शन लगा देते हैं ना। ठीक है, ये दूसरा बच्चा जब दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो उसकी डेथ हो जाती है मां के गर्भ में, पहली बच्ची की डेथ नहीं होती है। पहले बच्चे की डेथ इसलिए नहीं होती क्योंकि आरएच एंटीजन के कारण मां के गर्भ में एंटीबॉडी उतनी नहीं बन पाती। एबॉर्ट की कंडीशन दूसरी होती है। उन्नीसवीं जोड़ी के गुणसूत्र में ये एक जो जीन होता है वो एक विशेष प्रकार का ट्रांसफरेज एंजाइम्स बनाता है, और ट्रांसफरेज एंजाइम्स के कारण ही एच एंटीजन अनुपस्थित हो जाता है। हाँ, आरएच एंटी, प्रियंका जी, आरएच एंटीजन के कारण एंटीबॉडी को खत्म कर देता है। फिर आप क्वेश्चन पूछे सचिन गौतम जी, मां का आरएच पॉजिटिव फैक्टर हो तो क्या होगा। मैंने बताया ना, सिर्फ एक कंडीशन, पिता पॉजिटिव और मदर निगेटिव, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये काव्या जी, ब्लास्टुला गैस्टुला वगैरह ये सब छोड़िए, ठीक है। सिर्फ इतना जानिए कि 19वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के द्वारा उस पे जो जीन पाई जाती है वो जीन क्या करती है, ट्रांसफरेज एंजाइम्स बना लेती है, जिसके कारण एच एंटीजन अनुपस्थित होता है। अब गैस्टुला और ब्लास्टुला पे हम चलेंगे तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है आपके एग्जाम का। पहले बच्चे के टाइम इंजेक्शन नहीं लगा तो सेकंड बच्चा नहीं बचेगा। नहीं लगा सकते हैं नताशा जी, एबॉर्शन के केस में नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं। ये तो हो गया हमारा आरएच फैक्टर। इस आरएच फैक्टर के बाद हमारा जो ठीक, इस एंटीजन के बाद मैंने बताया था कि क्यों होता है, ठीक। मैंने अभी बताया था कि केवल एक ही कंडीशन होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे चीज पर, जीन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है, 19वीं जोड़ी के गैस्ट्रुला पर ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम्स बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर एच एंटीजन अनुपस्थित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो जाता है। सिंपल सी चीज। अब गैस्ट्रुला पे, ब्लास्टुला पे, इसमें अंदर डीप में जाने की क्या जरूरत है, ठीक। जीन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, नहीं काम करेगा, सोचिए। अब अगर हम ब्लड ग्रुप ए की कल्पना करें तो ब्लड ग्रुप ए को हम सामान्यतः IA-I0 से इंडिकेट करते हैं। अब आइए, छोड़िए अब एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस, बस उतना उसमें समझिए, पॉजिटिव निगेटिव, रोग और रोग के बाद पहली प्रेगनेंसी के दौरान रोग। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जीन स्ट्रक्चर जो हमारा ब्लड ग्रुप है,
ए ब्लड ग्रुप को हम इंडिकेट करते हैं IA I0 से, या इंडिकेट करते हैं हम IA I से। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप ए है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या एक और तरीका है I0 IA। ठीक है, यानी अगर IA I0 है तो भी ब्लड ग्रुप ए ही है। ठीक है, IA I0 का मतलब कि ए वाला जो पार्ट है वो प्रभावी अवस्था में है, जबकि अप्रभावी अवस्था में क्या है, ब्लड ग्रुप O। ठीक है, और जो प्रभावी होता है वो दिखता है। दूसरा ब्लड ग्रुप बी में आइए, IB I0 या IB या I0 IB। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, मोस्टली यही होता है, 99.9% यही होता है। अगर AB की हम बात करें तो AB का होता है IA IB, O ब्लड ग्रुप का होता है I0। ठीक, ये कंडीशन होती है हमारे ब्लड ग्रुप की। बस इसी को आप ध्यान रखेंगे, आपके ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अच्छा एक चीज और, माइंड स्लिप हो गया मेरा। हाँ प्रमोद जी, मैं अभी फिर से समझाता हूं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक चीज और आप जान लीजिएगा। RH फैक्टर की बात चल रही है, तो RH फैक्टर में एक चीज और है कि गोल्डन ब्लड, ये RH फैक्टर वाले में आप कहीं लिखे होंगे तो RH फैक्टर में लिख लीजिएगा। ठीक है, आई, नेहा जोशी जी, आई एक इंडिकेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, पूछा नहीं है, पूछ सकता है कि गोल्डन ब्लड किसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखा आपने कि ए एंटीजन, बी एंटीजन, AB एंटीजन और O एंटीजन के बाद में आया H एंटीजन, तो ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसे व्यक्ति मिले हैं, और ये अब तक पूरी दुनिया में मात्र 43 व्यक्ति हैं, पूरी दुनिया में 43 व्यक्ति हैं, कि इन 4343 व्यक्ति में RH एंटीजन, जो मैंने बताया था RH एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके अंदर RH एंटीजन भी नहीं पाया जाता, इनको हम बोलते हैं RH नल। यानी RH एंटीजन भी इनके अंदर क्या होता है, नहीं पाया जाता। तो इसका सबसे पहले पता 1961 में चला था। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर RH एंटीजन नहीं पाया जाता, ऐसे व्यक्तियों के ब्लड को हम बोलते हैं गोल्डन ब्लड। और पूरी दुनिया में ऐसे मात्र 43 व्यक्ति ही हैं, मात्र 43। और ये जो 43 व्यक्ति हैं वो अमूमन 5 देशों में ही हैं। पहला ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका। ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका। ठीक है, यानी कुछ, अब फिर से बोल रहा हूं, ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये RH एंटीजन भी नहीं पाया जाता, उनको हम RH नल बोलते हैं। तो ऐसे लोगों के ब्लड को बोला जाता है गोल्डन ब्लड। और ये पूरी दुनिया में मात्र 43 लोगों में ही है। अभी तक 43 लोगों का पता चला,
जैसे 1952 में बॉम्बे ब्लड पता चला, उसी तरीके से जो गोल्डन ब्लड है वो कितने लोगों में है, 43 लोगों में मौजूद। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं बॉम्बे सॉरी गोल्डन ब्लड। और एक चीज और है कि नहीं विशाल जी, कोई डिजीज नहीं है, उनके ब्लड का एक टाइप है, ठीक है ना, जिनके अंदर RH एंटीजन नहीं होता है, ठीक है ना, उनको हम बोल देते हैं गोल्डन ब्लड, टर्म दे देते हैं। कंट्री जो है आपका ब्राजील, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया। संगीता जी क्या था ना कि 1961 में इसका पहला केस ऑस्ट्रेलिया में मिला था, ठीक है ना, बट अमूमन जो है, ठीक है, अमूमन जो ये ब्लड ग्रुप श्रुति तोमर जी, गोल्डन क्या होता है, महंगा होता है ना, और बहुत कीमती होता है। तो इसी वजह से ये जो ब्लड ग्रुप वाले हैं पूरी दुनिया में 43 हैं, अति दुर्लभ हैं ये लोग, तो ये लोग बहुत कीमती हैं, ठीक है, बहुत कीमती लोग हैं, इसलिए इनको बोल दिया गया है गोल्डन ब्लड। और इसके फायदे भी हैं, इनको नुकसान भी है। देखो इनमें RH फैक्टर है ही नहीं है, तो RH फैक्टर 9 होने की वजह से ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। क्लियर? RH फैक्टर नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, लेकिन रेयर केस के लोगों का ही ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन होती है ऐसे लोगों के साथ। और ये जो है अमूमन 5 देशों में ही ये लोग मिलते हैं, और वो देश है आपका ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका, ठीक है। ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका 1961 में पता चला था। तो इसको हम सिंपल सी चीज आप लोग जानिएगा, जिनके अंदर RH फैक्टर नहीं होता उनके ब्लड को हम एक नॉर्मल वे में बोलते हैं गोल्डन ब्लड, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अमेरिका, अमेरिका पूनम जी, अमेरिका 1961 में चलिए, अब जो हमारा जीन स्ट्रक्चर है, नहीं कोई क्रिटिकल रीजन नहीं है। जीन स्ट्रक्चर आप जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IA I0 से, बी को रिप्रेजेंट करते हैं IB I0 से, AB को रिप्रेजेंट करते हैं IA IB से, अमेरिका, और O को रिप्रेजेंट करते हैं I0 से, ठीक है। अब बस इसी कंडीशन को आप ध्यान में रख के रहिए। अब जितने भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे, अब देखिए आप इसको चुटकियों में हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पिता का ब्लड ग्रुप A हो और माता का ब्लड ग्रुप B है। पिता का ब्लड ग्रुप A हो और माता का ब्लड ग्रुप B हो, तो उनके बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप हो, या उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप होने की क्या संभावना है। ठीक, यदि पिता का ब्लड ग्रुप A हो तथा माता का ब्लड ग्रुप B, तो देखते हैं पिता के ब्लड ग्रुप को हम यू लिख सकते हैं, माता के ब्लड ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, ठीक। अब जैसे क्रॉस बना के आप निकालते हो, आप निकाल दो।
बना लीजिए, फिर समझाता हूं। ठीक हो गया। अब देखिए पिता का ब्लड ग्रुप क्या था, ए। मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, बी। ठीक है ना। अब उनके बच्चों का देखो ब्लड ग्रुप कौन सा आ गया, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, यानी उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। अब आप मत कह दीजिएगा कि ये दूसरे का बच्चा है, नहीं, उन्हीं का बच्चा है। यानी फादर और मदर में अगर फादर और मदर का ब्लड ग्रुप एक का ए हो और दूसरे का बी हो, तो उनसे उत्पन्न हुए बच्चों का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है। चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। राजा हिंदुस्तानी जी, ओ का मतलब जीरो ब्लड, जीरो का मतलब ओ ब्लड ग्रुप। ठीक, समझ में आया। तो ऐसे आप ब्लड ग्रुप निकाल लोगे किसी का भी। अब इसी में चेंज करके दे देता है। मान लीजिए अगर ये दे दिया कि पिता ए पॉजिटिव या पिता ए निगेटिव है और मदर बी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन में दे दिया ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव है। तो अब पूछ दिया, यही क्वेश्चन है मैं दे रहा हूं कि पिता ए निगेटिव है, माता बी पॉजिटिव है, तो इनके कौन से बच्चों का ब्लड ग्रुप संभव है। और ऑप्शन आपके नीचे 4 है। पॉजिटिव निगेटिव चेंज हुआ तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी। मैंने बोला कि माता पिता में से अगर किसी का भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे सदैव क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बच्चे सदैव क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जो पॉजिटिव वाला है वही ब्लड ग्रुप होगा, ए बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। क्लियर। इसी तरीके से है ना आसान ब्लड ग्रुप निकालना। अब रटने की जरूरत ही नहीं है, पिता ए, पिता बी, माता ए, तो बच्चों का क्या होगा, है ना। अब आईएएस का क्वेश्चन देखते हैं कैसे आया है। अब आईएएस का क्वेश्चन सुनिएगा। एक विवाहित दंपति, मतलब माता पिता है, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। कुछ समय के बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, ठीक है। कुछ समय के बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। ठीक, जीरो का मतलब ओ ब्लड ग्रुप है ना। आइए, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, ठीक है, बच्चे उसको नहीं थे। तो एक बच्चे को उन्होंने क्या लिया है, गोद लिया है। कुछ समय के बाद उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए। कुछ समय के बाद उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए, ठीक है। आईएएस का है क्वेश्चन, टफ नहीं होता है, बस ट्विस्ट कर देता है आपके दिमाग को। अब देखिए, एक विवाहित दंपति है और उस विवाहित दंपति ने क्या किया, एक बालक को गोद लिया और कुछ समय के पश्चात उसको जुड़वा बच्चे पैदा हुए खुद के। और दंपति में जो माता पिता है, दंपति में एक का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव। जो पेरेंट्स हैं, माता पिता,
माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक ही झटके में आ जाएगा कि गोद लिया हुआ बच्चा कुछ नहीं होगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है ब्लड ग्रुप। अब आईएएस का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ राज उसमें हो गए। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। एक जोड़ा है, दंपति है, उस दंपति ने एक बच्चे को गोद लिया हुआ है। कुछ समय के पश्चात उसको जुड़वा बच्चा पैदा हुए, यानी कुल बच्चे अब उसके पास कितने हो गए? 3। ठीक है ना। अब उस दंपति में फादर और मदर में एक का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। अब कौन से पिता का है कौन से माता का ये नहीं पता। एक का ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ निगेटिव, तथा इनके जो 3 बच्चे हैं, इन 3 बच्चों का ब्लड ग्रुप भी दिया हुआ है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हुए ना, दो जुड़वा और एक गोद लिया हुआ, तो तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। तो पूछा है कि गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बहुत सिंपल है, पहले इनके खुद के बच्चों का ब्लड ग्रुप निकाल लो, इसके अलावा जो तीसरा मिलेगा वो क्या है? गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर होगा। अब ये जो ए बी और ओ निगेटिव, इसमें कौन से फादर है कौन से मदर है हमको इसका नहीं पता, बट इतना पता है कि अगर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव हैं तो इनका बच्चा सदैव पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है तो पहले इनके खुद के बच्चे का तो ब्लड निकाल लें हम, तो इनको हम इंडिकेट करेंगे आई ए आई बी से और इनको इंडिकेट करेंगे आई ओ से। तो इनके रियल बच्चों का ब्लड ग्रुप आप निकाल लो। ओके, तो इनके खुद के बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, अब चूंकि माता पिता में से एक पॉजिटिव है ही है, तो ये सारे बच्चे कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं। तो इनके रियल खुद के बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। तो इसके अलावा और कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ पॉजिटिव है। सो सिंपल, जैसे पूछा जाए वैसे निकालते जाओगे, जवाब आपका आ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं इसी ब्लड के नेक्स्ट टॉपिक पे। आरएच फैक्टर हो गया। अब इस ब्लड का एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ को बोला जाता है लसिका। ठीक है, यानी कि सिंपल सा बस इसको समझिए कि हमारा ब्लड है ना, इस ब्लड में से अगर हम आरबीसी को निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट हमारा कहलाता है लसिका, लिम्फ। जैसे प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन हम लोगों ने किया था, तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिए तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता था? सीरम। तो ठीक उसी तरीके से ब्लड में से आरबीसी को अगर हम निकाल देते हैं तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? लिम्फ। यानी कि लिम्फ में क्या होगा? आरबीसी नहीं होगी तो ऑक्सीजन कंटेंट भी नहीं होगा। ठीक है, नहीं, हाँ,
क्वेश्चन फिर से लिख लीजिए। एक दंपति है और उस दंपति ने कुछ समय के बाद एक बच्चे को गोद लिया। फिर कुछ समय के बाद उसको जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ठीक है, उसको जुड़वा बच्चे पैदा हुए और उस दंपति में एक का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और दूसरे का ब्लड ग्रुप O निगेटिव है। ठीक, वो निगेटिव है तथा उनके तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव तथा O पॉजिटिव है। O पॉजिटिव है तो गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? सेम होता है उमा जी। अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। नहीं, फादर पॉजिटिव, मदर पॉजिटिव तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा। तो गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ब्लड में से अगर आरबीसी को निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट कहलाता है आपका लिम्फ। ब्लड माइनस आरबीसी इक्वल टू लिम्फ। लिम्फ को हम बोलते हैं लसिका। जयशंकर पंडित जी, आपका क्वेश्चन था फादर और मदर पॉजिटिव हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। लेकिन आप बात को ध्यान से देखे नहीं, जब मैं पॉजिटिव और निगेटिव फादर, मदर और चाइल्ड का बता रहा था तो उसमें मैंने क्या बोला था? 98% केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, कभी कभी रेयर केस में ये चेंजिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये कह देना बिल्कुल कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हाँ, मेरी आपके फैमिली में हो सकता है भाई, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, 98% केस में क्या होता है कि माता पिता में से कोई भी एक पॉजिटिव है तो बच्चा क्या होगा? ऑलरेडी हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, अब आपकी फैमिली में है तो देखिए सब वैसे नहीं होंगे, एक ही दो होंगे। किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है
क्या है, किसी जरा क्वेश्चन पढ़ें। किसी का ब्लड निगेटिव है तो उसमें आरएच फैक्टर नहीं हुआ, तो उसको गोल्डन ब्लड, हाँ इट्स, ऐसा नहीं है। आरएच नल मतलब आरएच फैक्टर का कोई सीन्स ही नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ राजा हिंदुस्तानी जी, आपका जो आरएच फैक्टर है ये पता तो इनका 1961 में चला था, लेकिन इसका जो सबसे पहला बच्चा मिला था ये 1974 में था, ठीक है। एक 10 साल का बच्चा थॉमस नाम का था, उसके अंदर ये देखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बाद में फिर चैट को देखेंगे। अब चलते हैं लसिका पे, ठीक है ना। अलग अलग होती है अशोक कुमार जी। अब जो हमारी लसिका होती है, ब्लड में से अगर हम आरबीसी को निकाल दे तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होता है, लिम्फ कहलाता है। तो जैसे हमारा जो रुधिर है ये जो वाहिकाओं में आपकी फ्लो होती हैं, उसी तरीके से हमारी लसिका भी क्या है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो ऊतकों द्वारा स्रावित होते हैं, टिश्यू द्वारा स्रावित होते हैं, और ये रुधिर वाहिनियों एवं ऊतकों के बीच फ्लो करते हैं, ठीक है। रुधिर वाहिनियों एवं ऊतकों के बीच क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और ये भी प्लाज्मा के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। इनमें क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। और ये जो लसिका कोशिकाएं होती हैं ये कहीं कहीं पर एक प्रकार से संघनित हो जाती हैं, और संघनित होने के बाद ये ग्रंथियों के रूप में बदल जाती हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं लसिका गांठें, ठीक है। अच्छा स्लो, ठीक है प्रियंका जी। ये जो लसिका होती है, हाँ बोल रहा हूं फिर से, लसिका भी एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है बिल्कुल ब्लड की तरह, और ये ऊतकों द्वारा स्रावित होती हैं जो रुधिर वाहिनियों एवं ऊतकों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। ये रक्त के प्लाज्मा के समान होती हैं, परंतु उनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है, ठीक है। अब जो लसिका कोशिकाएं होती हैं ये संघनित होकर लसिका वाहिकाएं बनाती हैं, यानी लसिका कोशिकाएं संघनित होकर लसिका वाहिकाएं बनाती हैं, जिससे जिससे लसिका ग्रंथियां एवं लसिका गांठें जुड़ी रहती हैं। लसिका गांठें जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब इनका इंपॉर्टेंस देखते हैं। अब ये जो लसिका होती हैं इनमें लिम्फोसाइट्स नामक जो लसिका होती हैं इनमें लिम्फोसाइट्स नामक प्रतिरक्षी कोशिका पाई जाती है। प्रतिरक्षी कोशिका पाई जाती है जो एंटीबॉडी का निर्माण कर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, ठीक है। यानी जो लसिका होती है ये ऊतकों द्वारा स्रावित होती हैं, यह भी ब्लड की तरह फ्लो करती हैं, क्लियर। और ये रुधिर वाहिनियों एवं ऊतकों के बीच में फ्लो करती हैं, और ये जो होती हैं लसिका,
ये आपके लसिका ग्रंथियों एवं लसिका गांठों, जिसको हम लिम्फ नोड्स भी कहते हैं, नहीं लिखिए मत, नोट्स में आपके ये लिखा हुआ मिलेगा। उससे क्या होती है, ये जुड़ी रहती हैं, ये पीले रंग की होती हैं। सिर्फ इतना अंतर यह है कि ये लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती हैं और लिम्फोसाइट्स का निर्माण करके ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे आपके शरीर में जो स्प्लीन होती है, ये हमारी सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि होती है, ठीक है। और आपने एक रोग का नाम भी सुना होगा, हाथी पांव रोग, ठीक है, एलिफेंटाइटिस, जिसके व्यक्ति का पैर खूब मोटा मोटा हो जाता है। तो ये रोग जो होता है, एक विशेष प्रकार की कृमि होती है जिसको हम बोलते हैं वाउचेरिया ब्रोंकाफ्टी। तो वाउचेरिया ब्रोंकाफ्टी के संक्रमण के द्वारा, फाइलेरिया दैट मींस, काटने के द्वारा, और ये मक्खी होती है सैंड फ्लाई, ये जब काटती है तो वाउचेरिया ब्रोंकाफ्टी, ये जो कृमि होता है आपके शरीर में जाता है, तो ये क्या करता है कि लसिका ग्रंथियों में सूजन उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण आपका जो पैर होता है वो काफी मोटा हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये इसका आज हम फिनिश कर लेते हैं ब्लड का, फिर कल से हम लोग शुरू करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। सब पॉइंट्स लेते हैं इसमें। पहला पॉइंट है आपका, ठीक है, आप लिखिए मत, आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। तो पहला पॉइंट है कि जो ब्लड बैंक में हम ब्लड को रखते हैं, तो ब्लड बैंक में हम ब्लड को जिस पदार्थ के साथ मिलाकर रखते हैं, वह पदार्थ है हमारा सोडियम ऑक्जेलेट एवं सोडियम साइट्रेट। सोडियम ऑक्जेलेट एवं सोडियम साइट्रेट में हम ब्लड बैंक में ब्लड को मिलाकर रखते हैं। तो ये पदार्थ क्या करता है, ब्लड को जमने से रोक देता है, ठीक है। इसलिए इन पदार्थों को बोलते हैं रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ, यानी इनको हम बोलते हैं एंटी कोआगुलेटिंग पदार्थ, एंटी कोआगुलेटिंग पदार्थ, रक्त को जमने से रोकने वाला पदार्थ। और जनरली हम ब्लड बैंक में जो ब्लड को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 दिनों तक हम रख सकते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने दिनों तक, 30 दिनों तक हम रख सकते हैं। और इसका एक और क्राइटेरिया है कि नाइट्रोजन सॉल्यूशन में, तरल नाइट्रोजन सॉल्यूशन में हम ब्लड को 48 डेज तक भी रख सकते हैं, 48 दिनों तक भी रख सकते हैं। और वो होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, इसमें तरल नाइट्रोजन में कितने दिनों तक हम रख सकते हैं, 48 दिनों तक हम रख सकते हैं, ठीक। अब जो आपका कृत्रिम ब्लड तो है नहीं, कुछ पदार्थों को कृत्रिम ब्लड की संज्ञा दी गई है, लेकिन कृत्रिम प्लाज्मा बनी हुई है। और जो हमारी कृत्रिम प्लाज्मा है, इस कृत्रिम प्लाज्मा को डेक्स्ट्रीन नामक, DEXTRIN, डेक्स्ट्रीन नामक कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कृत्रिम प्लाज्मा को डेक्स्ट्रीन नामक कार्बोहाइड्रेट से बनाया जाता है। और इन्हें पाउडर के रूप में कई सालों तक हम क्या कर सकते हैं, साल नहीं, दिन तक, कई दिनों तक हम इनको संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका ब्लड होता है, रुधिर वाहिनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है, वह एंजियोग्राफी द्वारा नापा जाता है, ठीक है। और आपके जो ब्लड प्रेशर हैं वो विशेष इंस्ट्रूमेंट से नापे जाते हैं, जिसको हम स्टिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और जनरली जब आप ब्लड को डोनेट करते हो, तो ये मत समझ लेना कि हमारे शरीर से पूरा 1 बोतल खून निकल गया तो 1 लीटर खून निकल गया, है ना। तो जो आप ब्लड देते हो वो 1 यूनिट ब्लड देते हो, और 1
यूनिट, एक यूनिट ब्लड में मात्र होता है 450 मिलीलीटर, है ना। एक यूनिट ब्लड में 450 मिलीलीटर ब्लड होता है। आप ध्यान से देखो तो ये आधा लीटर भी नहीं है ना। हाँ, तो एक बोतल को पूरा बोतल आप मत समझ लेना, ठीक है। तो एक यूनिट ब्लड में 450 मिलीलीटर आपका ब्लड होता है। अब नेक्स्ट जो इसका है, पहली चीज कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जनरली किस में होती है? ब्लड में होती है। किसमें बाकी क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, राहुल जी, ये अभी आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, मैं फिर से बताऊंगा। जनरली जो एक यूनिट ब्लड में सब कुछ होता है, प्लाज्मा होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, ये मात्रा है कि जो हम किसी व्यक्ति को एक यूनिट ब्लड चढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम 450 मिलीलीटर ब्लड को चढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपके शरीर में जब कोई एलर्जी होती है तो जनरली वो जो एलर्जी होती है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के फलस्वरूप होती है, जो आपके ब्लड में होती है, ठीक है। लेकिन अगर एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया ब्लड के बजाय अगर ये ऊतकों में होने लगे, टिश्यू में होने लगे, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया ब्लड में तो होती ही, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया अगर ब्लड के बजाय ऊतकों में होने लगे, तब इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम साइट्रेट। ये ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो प्रतिक्रिया होती है, अगर ब्लड के बजाय ऊतकों में होती है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एलर्जी। और कभी कभी जो ये एलर्जी होती है ये आपके पूरे शरीर में भी फैल जाती है, तो इस टाइप की एलर्जी को हम बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। तो इस प्रकार की एनाफाइलेटिक शॉक कहते हैं। अगर ये एलर्जी पूरे शरीर में आपको फैल जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। हाँ दीपक जी, ये नोट्स में है सब, ठीक है। तो कल हम लोग, आज तो यहीं पे है, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अब पूछ लीजिए। पार्थ जी, जो एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया जब रुधिर के बजाय ऊतकों में होने लगती है तब हम उसको बोलते हैं, हाँ ये नोट्स में है दीपक जी, तब हम उसको बोलते हैं एलर्जी। और ये जो एलर्जी अगर पूरे शरीर में फैल जाती है तब हम इसको बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक, जिससे कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। एलन मस्क जी, टॉपिक वाइज में नोट्स भेजता रहूंगा, एक साथ नहीं। हाँ, एलर्जी हो सकती है दिव्या जी।
नहीं, केमिकल सब्सटेंस मिलाना पड़ेगा। देखो हर्ष जी, जो बैम्बू ब्लड ग्रुप है उसमें H एंटीजन अनुपस्थित होता है, लेकिन जो गोल्डन ब्लड है उसमें RH, जो RH एंटीजन है वो अनुपस्थित होता है। हाँ, नेचुरली होता है मोहित कुमार जी। रामेश्वरी जी, आपका क्वेश्चन कौन सा था? इतने लोगों का एक साथ मैसेज आता है, स्लिप कर जाता है। जुड़वे बच्चों का, हाँ बिल्कुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रामेश्वरी जी, जुड़वे बच्चों का ब्लड ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 5वां देश अमेरिका है। सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम साइट्रेट, इन दोनों को ब्लड बैंक में ब्लड में मिला के रखा जाता है ताकि ब्लड को जमने से रोका जाए। H एंटीजन एब्सेंट होने का जो कारण है वो है जीन म्यूटेशन, जीन के कारण होता है। नितेश जी, मैंने बताया था ना, फादर और मदर जो पॉजिटिव निगेटिव वो सिर्फ एक ही कंडीशन है, उस एक कंडीशन के अलावा जितनी भी कंडीशन होगी सब नॉर्मल होगी। रितु जी, यहाँ पे ब्लड के एंटीजन की बात हो रही है, जीवाणु, विषाणु और किसी दूसरे एंटीजन की बात नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि एंटीजन एंटीबॉडी के दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। यहां जो आप पढ़ रही हो ओनली फॉर ग्लाइकोप्रोटीन ब्लड एंटीजन की बात हो रही है। प्रियंका जी, जो ब्लड पॉजिटिव और निगेटिव होता है वो आरएच फैक्टर के कारण होता है। देखिए, आरएच जो नल है, जनरली आपके दिमाग में आ जाएगा कि आरएच जो नल है, ठीक है ना, वो आरएच निगेटिव है। नहीं, जो आरएच निगेटिव है वो भले वो आरएच निगेटिव है, लेकिन आरएच जो ग्लाइकोप्रोटीन वाले जीन हैं वो उनके अंदर हैं, ठीक है ना। अब उनके बच्चों में आरएच पॉजिटिव होने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन जो आरएच नल है उनके अंदर किसी भी प्रकार का वो जीन ही नहीं है, यानी कि वो उनके बच्चे भी कभी आरएच पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर आरएच फैक्टर बनाने वाले जीन ही नहीं है। लेकिन जो आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव है, पॉजिटिव है तो वो जीन है बना देते हैं, निगेटिव है तो भी वो जीन है बट प्रभावी अवस्था में नहीं, ये मतलब होता है इसका। अगर फादर एवं दोनों निगेटिव हैं तो बच्चे जीवित रहेंगे क्या? 100%। और निगेटिव नताशा जी, मैंने क्या बताया कि फादर मदर में से कोई भी
गोल्डन ब्लड जो पहला केस मिला था 1961 में, एक ऑस्ट्रेलियाई महिला में मिला था, ठीक है, करेक्ट। लेकिन जो 43 मरीज मैक्सिमम जो मरीज जो हम बोले थे ना कि सर्वाधिक मात्रा में जो इनके मरीज हैं या इस टाइप के जो केस हैं वो 5 देशों में ही हैं। पहला जो डिजीज 1974 में जो इसको ट्रैक किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ठीक है। बट इनके जो मरीज हैं यही 5 देश में, ब्राजील, कोलंबिया, जापान, आयरलैंड और अमेरिका, ठीक। फादर और मदर दोनों निगेटिव हैं तो बच्चा जीवित होगा, ठीक है ना। केवल फादर पॉजिटिव और मदर निगेटिव, ठीक है ना। नताशा जी, इसी केस में पहला बच्चा जीवित होगा, बाकी बच्चों की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ प्रेगनेंसी की बात नहीं है, प्रेगनेंसी होना अलग चीज है, बच्चे होना अलग चीज है, ठीक है। सिलेबस मैंने पहले ही लेक्चर में जस्सी जी मैंने बता दिया था। कभी भी पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, मैंने बताया था ना। पॉजिटिव वाला व्यक्ति निगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, ठीक है, बट निगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। दोनों आर नल है तो बच्चे भी आर नल होंगे, आर एस नल होंगे।